রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে? यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग एन्युटी का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें लास्ट किया था हम लोगों ने एग्जाम्पल 34, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 34 के बाद क्या करने लायक कुछ है हम लोग का, एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 34, ठीक है। इसके बाद एक सिंकिंग फंड है, एग्जाम्पल 34 तक हम लोगों ने किया। इसके बाद एक सिंकिंग फंड था एग्जाम्पल 35 का। ये चाहे तो हम लोग वो एन्युटी कंसेप्ट से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ये कर लेते। उसके बाद जो है बाकी आज जैसे मैंने बोला था एन्युटी का वो 4C जो है वो वाला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा देखो, इसमें क्या बोला है सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है पहले बता देते हैं। ये एक फंड होता है। फंड का मतलब जैसे मान लो कुछ खरीदना है हमें, ठीक है, जैसे कुछ परचेज करना है, लाइक गुड मॉर्निंग सुनिए। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, सिंकिंग फंड ये मैंने बोला था वैसे लास्ट दिन कि सिंकिंग फंड हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल कंसेप्ट से कर सकते हैं। जो एन्युटी का पढ़ा है उसके बाद हम लोग एन्युटी का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। देखो सिंकिंग फंड, तो पहला बात है फंड का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमें कुछ भी परचेज करना है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए फंड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी यानी डेली का चीज नहीं, जैसे हमें स्पेशल कुछ खरीदना है, जैसे मान लो तुम लोग को एक नया मोबाइल लेना है, या किसी को लैपटॉप लेना है, या फिर टीवी लेना है घर पे, कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो नॉर्मली हम उनका बात नहीं कर रहे जिनके लिए कुछ भी खरीदना बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन मान लो अगर तुम लोग को अपने हिसाब से खरीदना है, ठीक है, तो फंड क्रिएट करके कर सकते हैं ना। देखो सभी का अपना अपना इनकम होता है, उस हिसाब से सभी का अपना नीड होता है, और उसके हिसाब से फंड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी पर्पस के लिए हम लोग फंड क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि एक घर खरीदना है, ठीक है, तो फंड, इट इज अ फंड। सिंकिंग फंड भी एक फंड ही है, ठीक है। क्रेडिटेड फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर ए टाइम पीरियड एट ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोग रोज 100 रुपए करके जमा करते हो, ठीक है, या फिर मान लो रोज 50 रुपए करके जमा करते हो, ठीक है। तो ये तो एक पीरियोडिक सिस्टम में हो गया ना। देखो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोगों को एक 10,000 का 5,000 का मोबाइल खरीदना है, चलो ठीक है 5,000 का, तो तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग डेली कितना पैसा जमा करेंगे, डेली 100 रुपए करके जमा करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेली बेसिस पे जमा कर रहे हैं, तो ये हम लोग का सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, डेली डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये तब तक जमा करते जाएंगे जब तक हमारा 5,000 नहीं होता। ये 5,000 होने में काफी टाइम लग जाएगा। चलो 1,000 करके नहीं, काफी टाइम कैसे लगेगा, 100 रुपए करके अगर डेली का है तो 365 डेज मतलब 1 ईयर में कितना हम लोग का जमा हो जाएगा, 36,500 हो जाएगा। तो इतना जरूरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इतना हमें जरूरी नहीं है। हम लोग 50 रुपीज वाला कंसेप्ट से ही चलते। 15 × 365 18,250 हो जाएगा, तब भी तुम लोग का काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 18,250 अगर डेली का 50 रुपीज जमा करते हैं तो 18,250 आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। तो सपोज तुम लोग अगर 18,000 का मोबाइल लेना चाहते हो तो फिर ऐसे करके ले सकते हो, डेली बेसिस पे 50 रुपीज जमा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हम लोग का एक फंड, ठीक है। अब ये फंड को तुम लोग नॉर्मल घर पे रखते हो तो वो 50-50 ही रहता है, लेकिन इस पैसे को अगर हम लोग किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये 18,250 पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से ये पैसा और भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये पैसा और भी ग्रो कर जाएगा। ऐसे करके सिंकिंग फंड का कंसेप्ट आया कि सिंकिंग फंड बना सकते हैं हम लोग। देखो ये फंड है क्रेडिटेड फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस, जैसे मोबाइल खरीदना है, ठीक है, इसके लिए क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं, हम लोग अपने इनकम से ये फंड फंड बनाना एक लाइबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्पस से फंड बनाते हैं ना, तो हमें उस पैसे को उसी फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो अगर पर्सनली कर रहे हो तो सोचे थे मोबाइल खरीदेंगे, मान लो कुछ और खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, वो बात अलग है। लेकिन बिजनेस रेस्पेक्ट में अगर देखें ना, तो फंड के लिए फंड का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। कि अगर हम लोगों ने फंड बनाया है, मान लो कि एक स्कूल में मान लो फंड इकट्ठा हो रहा है, जैसे जब तुम लोग एनपीओ पढ़ोगे तब देखना कि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहां पर मान लो गवर्नमेंट ने फंड दिया है लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो वो
जो पैसा फंडिंग हुआ है वो लाइब्रेरी ही बनना चाहिए, कुछ और नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है, तो वहां पर क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं, हर फंड लाइबिलिटी होता है, इसलिए फंड बनाते हैं तो फंड क्रेडिट होता है, ठीक है। टू सिंकिंग फंड बोल के फंड क्रेडिट होता है। और अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट भी इसी में क्रेडिट हो जाएगा, इस फंड में ऐड होते जाएगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब जब हम लोग इस अमाउंट को अपने पास नहीं रख के कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। जो डेली का पैसा जमा करे अपने पास नहीं रख के, मान लो बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी जमा अगर करते हो डेली बेसिस पे, तो इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी रेट चल रहा होगा। Interest is compounded at the end of every period. Size of the sinking fund deposit is computed from, इस तरीके से दिया है। चलो कंप्यूटेशन कैसे करना है वो तो हम सिखा देंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने जस्ट सिंकिंग फंड का कंसेप्ट देखा कि क्या होता है। जैसे हमें कुछ स्पेसिफिकली खरीदना है तो हम लोग उसके लिए फंड बना सकते हैं। उस फंड के पैसे को अपने पास घर पे रखेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, मतलब वो उतना ही रहेगा जितना डिपॉजिट करे। अगर उसको बैंक, पोस्ट ऑफिस या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट मिलके वो पैसा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड। देखो बोल रहा है कितने अमाउंट हमें इन्वेस्ट करने हैं एवरी ईयर। अब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, एवरी ईयर, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी। तो ये लाइन हमें बताता है ये क्वेश्चन एन्युइटी का है। क्यों, क्योंकि एन्युइटी का कंसेप्ट क्या था, एन्युइटी का कंसेप्ट था कि स्पेसिफिकली हमें क्या करना है, स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रेगुलरिटी मेंटेन करके इन्वेस्ट करते जाना है। तो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो as to accumulate 30 lakh at the end of 10 years if interest is compounded annually at rate of 10%। बोल रहा है ताकि हमें 30 लाख मिल जाए। बोल रहा है कि कितना अमाउंट हमें हर साल इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एंड ऑफ 10th ईयर में जाके हम लोग को 30 लाख मिल जाए, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 10% करके। मतलब हमें एन्युइटी पूछा है। एन्युइटी का मतलब क्या होता है, एन्युइटी का मतलब होता है जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे पीरियोडिकली। तो देखो ये क्वेश्चन एन्युइटी से ही रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 35 लिखते हैं। देखो इसका ड्रॉ भी करके तुम लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है 10 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईयर्स तक हर साल हमें कुछ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हर साल हम लोग को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है, सेम अमाउंट। देखो इन्वेस्टेड एवरी ईयर, इन्वेस्ट करना है सो एज टू एक्यूमुलेट, ताकि हमें एक्यूमुलेशन में कितना मिल जाए, एंड ऑफ 10th ईयर में 3 लाख है कि 30 लाख है, 3 लाख है। हाँ 3 लाख, मुझे लगा 30 लाख, चलो 3 लाख, 3 लाख हम लोगों को मिल जाए। और इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, मतलब ये पैसा हम लोग सिर्फ हर साल जो है जमा ही नहीं कर रहा है, इसे कहीं इन्वेस्ट भी किए हैं, इसीलिए इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम बेसिस पे। तो ये कौन सा वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू, बता सकते हो। 3 लाख हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, और ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया, 10 ईयर तो टाइम पीरियड हो गया। 3 लाख फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू, बता सकते हो। 3 लाख फ्यूचर में मुझे मिलेगा ना, तो ये कौन सा वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है। 3 लाख क्या लग रहा है, हम लोगों को 10 इयर्स बाद 3 लाख मिलेगा, तो फ्यूचर में मिलेगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है कि कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा पर ईयर, दैट इज एन्युइटी, ठीक है। कितना कितना हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, दैट इज एन्युइटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बाकी जितने भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का मैंने तुम लोग को कैलकुलेटर में ट्रिक दिखाया था, उससे हम लोग कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला, अब ये एन्युइटी रेगुलर है कि एन्युइटी ड्यू है। देखो एन्युइटी रेगुलर का मतलब होता है कि अगर एट द एंड ऑफ द ईयर में डिपॉजिट हो रहा है, एन्युइटी ड्यू का मतलब होता है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्योंकि देखो यहाँ नहीं बोला है कि पर ईयर डिपॉजिट कब करना है, बिगिनिंग में या एंड में। मतलब अगर ये एक ईयर है, जैसे 1 Jan 2023 से लेके सपोज 31 December 2023, एक ईयर यहाँ डिपॉजिट करना है कि यहाँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन ऑलवेज कंसिडर्ड कि लास्ट में डिपॉजिट करना है, यानी कि एन्युइटी रेगुलर, ठीक है। ये कुछ रूल्स है हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, A into
1 प्लस आई, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने बोला है, -1 डिवाइडेड बाई आई, ये फॉर्मूला से ही होगा, इसका कोई कैलकुलेटर ट्रिक से नहीं हो सकता है। फ्यूचर में 3 लाख मिल जाएगा। अगर आज हम लोग कुछ एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं 10 इयर्स के लिए, वो अमाउंट क्या है वही पूछा है क्वेश्चन में। आई का मतलब 10%, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली होगा बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब एन भी 10 हो जाएगा, इंटरेस्ट भी हमें पर ईयर कितना करके मिलेगा, 10%, 10%, 10%, 10% ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। और कंपाउंडेड भी ईयरली होने वाला है, मतलब ईयरली 10% करके ही होगा, इसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं होगा। अगर बोलता कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो 5% करके होता, तब ये 5% होता, ये 20 हो जाता, 10 इयर्स में जो है 20 टाइम्स हो जाता। तो ये एन का वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का मतलब टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी कितना है 10 इयर्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन एक ही बार होगा क्योंकि कंपाउंडेड जो है एनुअली बोला है, तो 10 टाइम्स डिवाइडेड बाई आई का मतलब 10%। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये हो गया। इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इनटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 -1, ठीक है, -1 ये आ गया, डिवाइडेड बाई 10%, डिवाइडेड बाई 10%। तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है, 15 ये वाला। अब देखो हम लोग का एक्चुअली कैलकुलेशंस क्या होगा, ए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो गया 3 लाख इक्वल टू, मतलब एक्चुअली हम लोग ये बोल सकते हैं ए को कैसे निकाला जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू मतलब 15.93742। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने तो एक बार तुम लोग को लिख के दिखाया, लिखने का जरूरत नहीं। क्या करोगे, इसको कर लो m प्लस, कैलकुलेटर में तुम लोग करके देखो। पहले हम यहाँ से पूरा मेमोरी हटाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर क्या होता है, अगर मेमोरी जो है रह जाता है तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि ये उसके साथ कुछ दूसरा कंसिडर करके ऐड कर लेता है। तो इसको हम कर लेते हैं मेमोरी प्लस। तो देखो मेरे यहाँ पर दिख रहा है मेमोरी में यही वाला वैल्यू है। अब हमें करना है यहाँ पर 3 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, मतलब जो मेमोरी में रखा है उससे हमें डिवाइड करना है, तो एम आर। तो फिर इक्वल कर लो, देखो आंसर आया 18,000, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ 18,823.618 ऐसे आ रहा है। हम 2 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और एक बार चेक करते हैं कि मेरा आंसर मैच हुआ है कि नहीं। चलो आंसर मैच हुआ, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, देखते पूरा मैच हुआ, हाँ पूरा ही मैच हो गया है अभी तो इसका मतलब हम लोग अगर हर साल इतना करके डिपॉजिट करेंगे और इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंड होगा, ये इन्वेस्ट भी करते जाएंगे, तो हमें 10 इयर्स बाद जो है 3 लाख रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एन्युटी हो गया, ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। बस इतना समझ लो कि जो डेटा निकल के आया है उसमें 3 लाख को क्या करना है, 3 लाख से उसे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर चेक करके देखेंगे ना, ए के साथ जो भी वैल्यू आया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई वो वाला वैल्यू, ठीक है। तो सिंकिंग फंड का ये क्वेश्चन जो है एन्युटी जैसा ही है, फंड में हम लोग रेगुलर बेसिस पे ही पैसा डिपोजिट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 35। इसके बाद जो है ना एप्लीकेशन है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, एप्लीकेशन हमेशा लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, तो एप्लीकेशन वाला पॉइंट अभी स्किप करेंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एन्युटी जो सीखे हैं और जो भी अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा हुआ है, उससे एक्सरसाइज 4C और एक्सरसाइज 4D ये हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, देखते हैं जितना हो पाता है। अच्छा तुम लोग बताने का कोशिश करना मुझे, ठीक है। हम पूछ रहे हैं, जैसे देखो बोल रहा है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब देखो जब बता ही दिया एन्युटी ना, तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन एन्युटी का है और क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, किस चीज का, 3000 का, फॉर 15 ईयर्स 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 3000। हम लोग एक एन्युटी मेंटेन करते हैं 3000 का। एन्युटी मतलब ही होता है हमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट पेड या रिसीप्ट होगा, और एक पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। तो कितने साल के लिए, 15 इयर्स के लिए होगा। तो ये देखो ऐसे करके हम लोग इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है। 15 इयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखो 15 इयर्स, ठीक है। 15 इयर्स हो गया। 15 इयर्स हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर,
द अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 3000। एन्युटी कितना है 3000, मतलब हम लोग 3000 का एन्युटी किए हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे 3000 हमें पे करना है। और ऐसे करके सो ऑन, ऐसे ये लास्ट वाला लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा है 3000। अच्छा, अब 15 इयर्स कर दिया मैंने, 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब हम लोग ये पैसा कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, 3000 करके 15 इयर्स डिपॉजिट करना है और इंटरेस्ट मिलेगा 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बताओ, ठीक है, मतलब आज का वैल्यू कितना है, आज इसका वैल्यू कितना है, ये 3000 करके जो हम लोग डिपॉजिट करें, इसके आज का डेट का वैल्यू क्या है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का वैसे फॉर्मूला तो ये होता है, ये देखो a बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। लेकिन मैंने बोला था, ये देखो मैंने लास्ट दिन भी बोला था, इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एन्युटी फैक्टर को यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, इसके बदले हम लोग के पास ऑप्शन क्या था, ये हम एक बार लिख के दिखा देते, चलो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। मतलब फॉर्मूले में अगर डिफाइन करेंगे तो ए हम लोग का है 3000, आई 4.5%, ये देखो आई है 4.5%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4.5% होल टू दी पावर एन, यानी 15 इयर्स। लेकिन हम तो ये बोलेंगे कि इतना सारा फॉर्मूला याद रखने से बेटर है कि हम लोग इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर के थ्रू से कर सकते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब ये आसानी से हो जाएगा। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में बोले कि कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू तो एन्युटी का, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, ठीक है। तो ए इंटू एन्युटी फैक्टर कैसे निकलता है, एन्युटी फैक्टर का मतलब है कि ये 4.5% जो 15 इयर्स तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो अगर 1 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट पे क्या है, ठीक है। मतलब ये हम लोग क्या निकालते पता है, ये जब हम लोग कैलकुलेटर पे निकालते हैं, ये जैसे 15 इयर्स बोला ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हम लोग एक्चुअली ये निकाल रहे हैं कि अगर हम लोग 1 रुपीज करके जो है डिपॉजिट करते जाते हैं 15 इयर्स तक, तो 1 रुपीज का आज का वैल्यू, 1 रुपीज का आज का वैल्यू, ये वाले 1 रुपीज का आज का वैल्यू एंड सो ऑन, ये वाले 1 रुपीज का आज का वैल्यू, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर 1 रुपीज का जो कंसेप्ट आएगा इनटू एन्युटी वैल्यू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोगों का जो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, यानी यहाँ पर 3000 का कितना होगा, तो 1 रुपीज का जितना होगा 3000 का उससे ज्यादा होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे निकालते हैं एन्युटी फैक्टर। पहले मेमोरी से सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, तुम लोग को क्या करना है, एमआरसी को 2 बार प्रेस करना है तो तुम लोग का मेमोरी जो है वहां पर कैलकुलेटर पे क्लियर हो जाएगा। अब 4.5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ठीक है, प्लस 1 करना है। देखो ये क्या निकला, 1 रुपीज का आफ्टर 1 ईयर प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 1.045, प्रेजेंट बोल रहे फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। 1 रुपीज का 1 ईयर बाद 1.045 वैल्यूएशन हो जाएगा, मतलब आज अगर एक चॉकलेट मान लो 1 रुपीज का मिल रहा है, मिलता नहीं है, चलो अगर मान लेते हैं 1 रुपीज का मिल रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर वो परचेज करने के लिए हमें 1.05 देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 1.045 का प्रेजेंट वैल्यू 1 ईयर के आगे 1 होगा, तो हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होता है, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। तो डिस्काउंटिंग का मतलब हमें डिवाइड करना है, तो 1.05 डिवाइड इक्वल, तो 1 जिनके कैलकुलेटर में दिख रहा है उनको फिर से इक्वल करना है, जिनका नहीं दिख रहा है उनको डायरेक्ट ये वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है, ये हमें 15 टाइम्स इक्वल टू मेमोरी प्लस करना है, तो ये हो गया मेमोरी प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मेमोरी रिकॉल कितना आंसर आया, 10.739 ऐसे आ रहा है, ठीक है, इंटू 3000 डायरेक्टली कर लेते, देखते कितना आता है।
ये आ गया हम लोगों का 32,218, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 32,218.63 आ रहा है। और अगर लिखना चाहते हो कितना आया था, ये मेरे यहाँ पर दिख रहा है, तुम लोग के कैलकुलेटर में भी मेमोरी रिकॉल करोगे तो दिख जाएगा 10.739, ठीक है। ये लगभग इतना आ रहा है 10.739, लेकिन मैंने तो पूरे डेटा से ही मल्टीप्लाई कर लिया 7395, ठीक है। लेकिन मैंने पूरे डेटा से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये आंसर आया है। अब चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। 32,200 यहाँ पर ये आ रहा है 32,000, ये 23 है, 32,214, 32,908, नन ऑफ दिस। अच्छा, अब देखो हम लोग का है 32,218, जबकि यहाँ पर 14 है, ठीक है, 14.60 है। ये मिसमैच क्यों हो रहा है? देखो आंसर बी होगा। अब ये तुम लोग को लग रहा होगा कि बी कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का तो 18 आया, यहाँ पर 14 है। वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे पूरा डिजिट लेके किया है, इसी वजह से। अगर हम लोग 4 डिजिट्स लेते हैं तो शायद ऐसा नहीं होगा। चेक करके देखो, मतलब 3000 इंटू 10.7395, देखते कितना आता है, 32,218 ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर तो अगर 10.7 लेते हैं, देखते कितना आता है, 10.7, 10.73 लेके देखते हैं, 32,190, कम आ गया, और थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, 10.740 अगर ले लेते हैं, 39 है, पीछे 5 है, तो इसे अगर हम लोग 40 मान लेते हैं तो 3000, 32,220, आंसर बोल रहा है 32,214, मतलब और भी ज्यादा लेना पड़ेगा। 10 पॉइंट एग्जैक्ट कैसे आएगा वो तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल ही है। 95 और एक डिजिट ले लेते हैं, 957 ले लेते हैं, और इंटू 3000 करके देखते हैं कितना आता है। 32,218 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, हम इतना बता देते हैं। देखो हम लोग को जो नियर अबाउट आंसर मिलेगा ना, वही देना है। देखो ये तो कंफर्म है नहीं होगा, ठीक है, ये भी कंफर्म है नहीं होगा, क्योंकि ये 908 है, ठीक है। हम लोग का आंसर आया है 32,218। अब ये दोनों तो कंफर्म नहीं होगा। अब कंफ्यूजन ये दोनों के बीच में है कि 32,218 आंसर आ रहा है, तो क्या ये टिक करे कि ये टिक करे, ठीक है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन में क्या है, जब तक हमें नियरेस्ट आंसर मिलता जाएगा हम लोग उसी पे टिक करेंगे, ठीक है। तो 32,214 यही हम लोग का आंसर होगा। नन ऑफ दिस तब देंगे जब बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो 32,214 ये एक्चुअली ना अप्रोक्सीमेशन के वजह से ही होता है, क्योंकि देखो अब इन्होंने कितने डिजिट को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला है वो तो हम लोग को भी नहीं पता। मतलब हो सकता है उन्होंने ऐसा किया 10.74 कर दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब वो एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कितने से मल्टीप्लाई करने से होगा, और उसको कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी चेक हो जाएगा। ये देखो, अगर 32,214.60 आंसर है, तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करें, ये आ गया ना। अब ये कैसे आया होगा, 3000 समथिंग करके, तो डिवाइडेड बाय 3000 करके देखते कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 10.7382 से उन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है, 10.7382 से, तब जाके ये वाला आंसर आया है, ठीक है। अब हो सकता है कि 10.7382 किया है, लेकिन 82 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। क्या एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख ले, यहाँ पर देखते हैं, इस प्रोसेस से भी एक बार देख लेते हैं, 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है। दोनों में तो सेम ही आंसर आता है ना। अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर करते हैं और ये फॉर्मूले से इतना पोर्शन का वैल्यू सेम आता है, तो इससे एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर डिवाइडेड बाई 1 करना पड़ेगा। तो मेमोरी से यहाँ पर ये सारी चीजों को हटाते हैं, इसको करते हैं मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ठीक है। तो जितना भी आंसर आया, ये वाला आंसर आया, ठीक है, -1 करना पड़ेगा, ये वाला -1, इसको हम प्लस कर लेते हैं ताकि ये प्लस माइनस वाला प्रॉब्लम हट जाए, डिवाइडेड बाई 4.5% इंटू 3000। नहीं देखो, दोनों केस में 32,218 ही आ रहा है, कैसे भी कैलकुलेट कर लो 32,218, तो हम लोग को आंसर बी देना पड़ेगा, जो नियर अबाउट आंसर होगा, ठीक है। नियर अबाउट आंसर होगा डी, हमें तभी ट्रीट करना है जब बिल्कुल मैच नहीं होगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के लिए हम बोल, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा। वो ऑप्शन हम इसीलिए रखते हैं ताकि तुम लोगों को ज्यादा फॉर्मूला याद करना ना पड़े, दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
देखो इसमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 years एट 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150, एक एन्युटी है, एन्युटी मतलब एक पीरियोडिक पेमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, देखो 12 years के लिए, ठीक है, कितना करके है एन्युटी 150 रुपीज करके है, ठीक है, 12 years के लिए, मतलब पर ईयर बेसिस पे 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। बोल रहे थे अमाउंट कितना होगा, अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू इसका कितना होगा। तो एन्युटी अगर 150 करके हम लोग 12 इयर्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इयर्स के लिए हम लोग कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 150, फिर 150 150, ये बोला है क्वेश्चन में 150 150 रुपीज करके हम लोग हर बार हर साल ईयर भी बता दिया कैसे होगा, हमें बताना पड़ेगा कैसे डिपॉजिट होता है एन्युटी में, मतलब ईयरली होता है या फिर मंथली होता है या फिर सेमी एनुअली होता है। 150 फॉर 12 इयर्स, इंटरेस्ट मिलेगा 3.5%, इंटरेस्ट है 3.5% पर एनम, और ये कंपाउंड भी होगा ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, और एन जो है इन 12 टाइम्स हो जाएगा, क्यों पर ईयर करके हो रहा है। अब पूछा है द अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है, अमाउंट ऑफ ये पूरा लाइन दिया हुआ है ना, तो अमाउंट कितना होगा अगर ऐसे करके हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो अमाउंट कितना बन जाएगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। अब 150 कब डिपॉजिट करना है, 150 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में या एंड ऑफ द ईयर में, कुछ नहीं बताया है, तो फिर हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एन्युटी रेगुलर। तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा फॉर्मूला ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ए का मतलब 150, 1 प्लस आई का मतलब 3.5%, एन का मतलब 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3.5%। अब कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये वाला कैलकुलेट हो गया। अब 12 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3.5% इंटू 150, तो ये वैल्यू आ गया 2190, ठीक है, 2190.29, 2190.29। देखते हैं अब ऑप्शन कैसा है। 2190 पॉइंट, ये देखो 2190.28 दे रखा है, यहाँ दिया है 1290, ये तो नहीं होगा, 2180 ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा तो एग्जैक्ट 2190 से मैचअप हो रहा है, पॉइंट के बाद इधर उधर छोड़ो, तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। 2190.28 ये वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। अब 2829 अप्रोक्सीमेशन आ ही सकता है क्योंकि कितना डिजिट्स लेके मल्टीप्लाई करके आंसर किया हुआ है वो कैलकुलेट कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लोग का आंसर होगा, जो नियर अबाउट आंसर होगा वो, और ये तो काफी नियर अबाउट है, इसमें फिर भी थोड़ा सा 18 और ये थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा था, 14 और 18 4 रुपीज का डिफरेंसेस दिख रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोग का ऑप्शन जो है ए होगा 2 का। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, ए लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक लोन लिया गया है 10,000 का, इसे पे करना है 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है इंस्टॉलमेंट में क्या क्या पे करना पड़ेगा, तो हमेशा इंस्टॉलमेंट कैसा होता है, एक तो प्रिंसिपल पे करो प्लस उसके साथ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है, जब मंथली इंस्टॉलमेंट होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है तो नो कॉस्ट ईएमआई। और प्रिंसिपल का मतलब कैसे होता है, जैसे मान लो 10,000 का कुछ हम लोगों ने लिया है लेकिन हम लोग बोल रहे हैं ये हम लोग 5 बार में पेमेंट करेंगे यानी 2,000 करके, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2,000, अगर इसके साथ कुछ इंटरेस्ट मान रहा है, जैसे मान लो इंटरेस्ट ले रहा है 2%, ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ 2,000 देने से नहीं चलेगा, 2,000 और उस पर 2% यानी कि 40 रुपीज, यानी 2040 ऐसे करके पे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट में कैलकुलेट किया जाता है इंस्टॉलमेंट का। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, और 10,000 लोन लिए हैं, तो 10,000 हम लोग का क्या वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, ये बताओ 10,000 हम लोग का क्या वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू,
लोन लिया है हम लोगों ने 10,000, लोन तो आज ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं, तो अभी हमारे पास जो पैसा आ रहा है ये तो फ्यूचर में नहीं आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? हमेशा लोन लेने से क्या होगा, बोलो, लोन लेने से क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू 10,000 का हम लोगों ने लोन लिया, पे बैक करना है 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन। मान लो ये 30 है, ठीक है, और कितना लिखे यहाँ पर, ये पूरा 30 ईयर का डेटा हुआ नहीं है, 30 लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, जस्ट समझ में आना चाहिए। 30 ईयर पे इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब ये एन्युइटी, क्योंकि एन्युइटी का मतलब ही क्या है कि एक ही जैसा वैल्यू हमें एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए पे या रिसीव करना है, और एक रेगुलर इंटरवल में, जैसे रेंट होता है ना, रेंट, ठीक है, रेंट हम लोग आज दे दिए, कल नहीं दिए, परसों देंगे, ऐसा नहीं चलता है, रेंट का एक रूल्स होता है। अब देखो, कभी किसी को दिक्कत हुआ, कोई हम लोगों ने फेवर मांग लिया, बात अलग है, लेकिन रूल्स क्या है, रेंट हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट पे टाइम पीरियड के हिसाब से देते जाना होता है, ठीक है। तो लोन अमाउंट है 10,000, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब एन्युइटी पूछ रहा है, हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या है, मतलब एन्युइटी अमाउंट क्या है जो रेगुलरली पे करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग के पास प्रेजेंट वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को इंस्टॉलमेंट कब पे करना है नहीं बोला है, एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो हमेशा मानेंगे कि अगर कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एन्युइटी रेगुलर, एन्युइटी रेगुलर में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम लोग को लिखवाया इस पे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रेजेंट वैल्यू आएगा तो एन्युइटी फैक्टर यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू है क्वेश्चन में 10,000, ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई जो है वो है 4%, 4% पर एनम बेसिस पे, और यहाँ पर 1 प्लस आई मतलब 4% टू दी पावर एन, एन का मतलब 30, क्योंकि कंपाउंडेड देखो ईयरली है, बोला है 4.5%, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग कैसे है कुछ नहीं बोला है, मतलब ईयरली, ठीक है। अब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास है, इस पे भी आंसर आ जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जो मैंने शॉर्टकट बताया सिर्फ कैलकुलेटर से जो निकल जाता है, उसमें हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्ट, ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, एन्युइटी निकालना पड़ेगा। एन्युइटी फैक्टर कितना है, एन्युइटी फैक्टर है 30 ईयर के लिए हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है 4% बेसिस पे। तो कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर एक्चुअली कैसे आ जाएगा, ए इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 30,4%, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, वो मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले मेमोरी में कुछ है तो उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, मेमोरी से सारी चीजों को हटा दिया। अब 4%, 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 कर लो, ठीक है। अब डिवाइड डिवाइड इक्वल, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पता करें, तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमेशा कम वैल्यू बताता है, तो डिस्काउंटिंग मतलब डिवाइड डिवाइड, तो डिवाइड डिवाइड इक्वल 1 आया, 1 दिख रहा है तो फिर से इक्वल करो, फिर यहाँ पर प्लस, फिर इक्वल प्लस 2 टाइम्स, कितने टाइम्स करना है हमें, 30 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। अब मेमोरी रिकॉल करेंगे, कितना आया 17.2920, देखो कितना आंसर आया 17.2920, ठीक है।
तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 17 पॉइंट यहाँ पर 2920 जो है, हम एक बार लिख लेते हैं इसका 4 डिजिट। ये इसीलिए लिख रहा है ताकि अगर आंसर में कुछ देखने में दिक्कत हो तो ये हमें याद रहेगा। 17 पॉइंट मैंने 4 ही डिजिट लिखा है। अब ये इसको करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, 17.29। तो पहले यहाँ मेमोरी हटा देते हैं, जो भी आगे का मेमोरी है, इसको इंडिविजुअली इसमें ऐड करते हैं। मेमोरी में ये ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल मतलब इसी से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आया 578। ठीक है, देखो आंसर आ रहा है 578.30। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर 578, तो यहाँ पर है 587, यहाँ पर है 587, तो ये दोनों हटाते हैं 578.30। ये देखो ऑप्शन सी, ये एग्जैक्ट मैच हो गया। अब वो ना डिपेंड करता है उन्होंने कैसा डेटा लिया है नहीं लिया है, हमें नियर अबाउट आंसर लेना है जो हमारे आंसर के साथ सबसे नियरेस्ट वैल्यू में मैच हो रहा है। तो 578.30 ये वाला हम लोग का एग्जैक्ट मैच हो गया। अब इसमें कैसे कर सकते हो, अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हो तो ये जो है इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो यही वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर सेम वही 10,000 डिवाइडेड बाय ये करने से आंसर आ जाएगा। ये तुम लोग करके देख सकते हो। अगर इस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 10,000 इक्वल टू a इंटू यही वाला वैल्यू आएगा 17.2920। ठीक है, 17.2920 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर इसमें a निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 17.2920। बट इसमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बट इसमें नहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ नंबर देखो, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें बता दिए गए हैं और ये फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट देख देख के पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे फोर्थ नंबर में देखो हमें क्या बोला है, फोर्थ नंबर में v हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, v इक्वल टू a बाई आई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ये वाला फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है, मतलब बेसिकली यही वाला है। ठीक है, अच्छा ये इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। एक चीज देखो, वो तो फॉर्मूला दिया मैंने लिख लिया, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला अगर हमें गिवन है तो हम लोग को देख देख के जस्ट पुट करना है। तो कितना है, 1200 है a। अच्छा i का वैल्यू बोला है 0.08, 0.08, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.08 होल टू दी पावर n। n का मतलब है 12। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर किसी को ये याद नहीं रहता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है तो फिर तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर याद रख लेते हो कि अच्छा ये तो प्रेजेंट वैल्यू वाला है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर करके निकाल सकते हो। अदरवाइज ऐसे निकालना पड़ेगा। कैसे, ये पहले कैलकुलेट करते 1 प्लस ये रहा 1 प्लस 0.08 कर लो, जितना भी आया उसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा अब देखो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मेमोरी में अगर पहले से कुछ इंक्लूड है तो उसे हटाओ। अब इसको कर दो मेमोरी प्लस, ये मेमोरी में चला गया। 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करेंगे तो डिवाइड होके आंसर आ जाएगा। अब उसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को -1 करना है। ठीक है, -1 कर देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव दिखेगा तो ये यूज करके इसको पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पूरा आंसर आ गया। इंटू 1200 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 0.08। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 9043.29। ऐसा आंसर आ रहा है 9043.29। लिखते हैं 9043.29। ऑप्शन देखें कितना है, 9043.29 है। तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें देखो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं, कोई ना कोई आंसर तो होगा ही। और ये कौन सा मैच हो रहा है, 9.03.30, ये हम लोग का नियरेस्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग को याद हो जाता है, देखो ये फॉर्मूला देख के कि ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू का है, तो तुम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से भी इसे सॉल्व करके देख सकते हो, तो जल्दी होगा। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ फॉर्मूला
फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, हमें दिया हुआ था तो हम लोगों ने उसको देख देख के पुट कर दिया और कैलकुलेट करके आंसर निकाला। 5th नंबर, ए दे दिया है 100, एन दे दिया है 10, आई 5%, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। मतलब ये ए जो है ये एन्युटी बता रहा है, ठीक है, ए से ही एन्युटी होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर स्मॉल ए दिया है, कोई बात नहीं, जहां पर जैसा देता है, हम लोग को फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोला है और फॉर्मूला भी बता दिया कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन हमें तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला पता है, हम लोग अपना लिख लेते हैं। ये देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब मैच करते हैं, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। ये देखो, इन्होंने दिया है a डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1, और ये ना नीचे इन्होंने एक डिवाइड देना भूल गया, ये यहाँ पर एक आई होगा, थोड़ा सा गलत है फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर एक आई देना ये लोग भूल गए हैं, क्योंकि 1 प्लस आई होल टू दी पावर माइनस n माइनस 1 ये ठीक है, नीचे एक डिवाइडेड बाई आई होना चाहिए था, वो मिस है यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देखो अभी हम लोग लिख के देखते हैं, ए का वैल्यू 100, 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है 5%, माइनस 1। अच्छा, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है हम लोग का 10, आई है 5%। कैलकुलेट करके देखते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये वाला, ठीक है, 10 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5% इंटू 100। देखते हैं कितना आंसर आए। फ्यूचर वैल्यू इक्वल 1257.78 लिख लेते हैं, 1257.78 चेक करते हैं कितना हो रहा है। 1257 कौन सा वाला आंसर होगा, 1258 है, ये वाला तो नहीं होगा, 15 है, ये भी नहीं होगा, तो 1257.7 है, तो 1258 मान ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5th नंबर का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। फिफ्थ नंबर का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब 6th नंबर देखो, 6th नंबर देखो, इसमें क्या बोल रहा है, if the amount of annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000, the annuity will be, annuity कितना होगा ये पूछ रहा है। अगर एन्युटी का अमाउंट 25 इयर्स बाद 50,000 हो जाता है, मतलब अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये मान लो 25 इयर्स हो गया, ये 25 इयर्स का मैंने टाइम पीरियड दिखा दिया। बोल रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 इयर्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 5% पर एनम करके, कंपाउंड भी 5% पर एनम करके ही होगा। कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, ठीक है। पूछ रहा है द एन्युटी विल बी, मतलब ए कितना है, ए मतलब हर साल हम लोग कितना करके डिपॉजिट करें, ये कौन सा वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। बोल रहा है कुछ है कि अमाउंट 25 इयर्स तक डिपॉजिट करने पे 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 50,000 हो जाएगा, और ये डिपॉजिट एन्युटी पैटर्न में है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है। तो बोल रहा है कि एन्युटी कितना है बताओ, तो हमारे पास अगर फ्यूचर वैल्यू है तो उसी से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1, ये हम लोग एन्युटी जो है रेगुलर का फॉर्मूला ले रहे हैं, ठीक है। एन्युटी ड्यू में क्या होता है, प्लस इनिशियल कैश वैल्यू होता है, लेकिन हम लोगों का डिपॉजिट कब है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडिंग ऑफ द ईयर नहीं बताएगा। तो ऑलवेज चाहे फ्यूचर वैल्यू हो चाहे प्रेजेंट वैल्यू हो, हमें क्या निकालना पड़ता है, हम लोग हमेशा निकालते हैं एन्युटी रेगुलर, ठीक है, एन्युटी रेगुलर। ये देखो ना, लास्ट दिन हम लोगों ने एन्युटी ड्यू किया था तो इसमें प्लस किया था ना, कुछ नहीं बोलेगा तो एन्युटी रेगुलर, ठीक है, और बता देगा तो हम लोग क्वेश्चन फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू है 50,000, ए फाइंड आउट करने के लिए बोला है। 1 प्लस आई जो है 5% होल टू दी पावर n, ये हो जाएगा 25 इयर्स माइनस 1, और ये 5%। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, पहले ये कैलकुलेट करेंगे। देखो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1,
इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 -1 डिवाइडेड बाई 5%। जितना भी आया है इसको रखना पड़ेगा मेमोरी में। यहां से ये हटाते हैं, इसको रख देंगे मेमोरी में, क्योंकि देखो हम लोग को क्या करना है, ए इक्वल टू क्या निकलेगा, ए इक्वल टू हम लोग को निकालना पड़ेगा 50,000 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, मतलब 47.72 हम 2 ही डिजिट लिख के रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इसको कर देते हैं मेमोरी प्लस। ठीक है, मेमोरी प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, और आंसर देखते हैं 1047.62। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन 1047, ये रहा 0.62, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ एग्जैक्ट मैच हो गया कि हम लोग का एन्युटी का वैल्यू होना चाहिए 1047.62। ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो अब 7th नंबर देखो। 7th नंबर में क्या बोला है, गिवन एन्युटी ऑफ 100 amounts to 3137.12 at 4.5% compound interest, the number of years will be, बोल रहा है given annuity of 100 का एक एन्युटी दिया हुआ है, वो बन जाएगा फ्यूचर में इतना, इतने इंटरेस्ट पे कितने टाइम के बाद होगा, ये हमें कैलकुलेट करने के बोला है। देखो टाइम वैल्यू तो मनी ना आसान है, तुम लोग को लग रहा होगा कि इतना टफ, ये टफ कुछ नहीं है, तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में उतना ज्यादा लैंग्वेज नहीं है, 1-2 लाइन में डेटा दिया हुआ है, कौन सा डेटा किसको रिलेट कर रहा है वो समझना जरूरी है। तो इसीलिए देखो हम क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तुम लोग भी ऐसे करोगे तो समझ में आएगा ना। गिवन एन्युटी, अब ये देखो ये रिलेट करना पड़ेगा ना, बोल रहा है कि गिवन एन्युटी ऑफ 100, मतलब बोल रहा है कि दिया हुआ है एन्युटी 100 है, जो बन जाएगा फ्यूचर में इतना, कितने टाइम पीरियड बाद बनेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें टाइमलाइन ड्रॉ करना है। तो एन्युटी कितना है, एन्युटी है हम लोगों का 100 करके, मतलब हम लोग कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 100 करके डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, अब कितने टाइम पीरियड के लिए वो तो हम लोगों को भी नहीं पता। ठीक है, ये हमें नहीं पता कितने दिन तक करना है, लेकिन जितना दिन तक करने से 3137.12 होगा, 3137.12 रुपीज मिल जाएगा, वो हमें कैलकुलेट करने बोला है। 100 करके जमा करने से फ्यूचर में ये पैसा हमें मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा वही कैलकुलेट करने बोला है। इंटरेस्ट चल रहा है 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। जब फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, तब उससे हमें एन मिल जाएगा। अब रेगुलर का लगाए कि ड्यू का, क्वेश्चन में बोला नहीं कि 100 कब डिपॉजिट करना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंडिंग ऑफ द ईयर, तो ऑलवेज एन्युटी लगेगा रेगुलर का। ठीक है, फॉर्मूला तो रेगुलर में क्या होता है, a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। देखो अब तक तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, हम हर बार बोल रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, अगर तुम लोग भी बोल के करोगे तो देखना खुद ब खुद दिमाग में ना वो फॉर्मूला चला जाएगा, एफर्ट देने का जरूरत नहीं अलग से याद करने का, बार बार बोलने से ऑटोमेटिकली वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला ये बन रहा है। अब देखो ना, हम हर पॉइंट पे ये चीज बोल रहे हैं कि 100 एन्युटी है, रेगुलर का है कि ड्यू का, कुछ नहीं बोला है तो क्या फॉलो करना है, और कैसे चेक करेंगे क्या बोला है कि नहीं बोला है। देखो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है 100 कब डिपॉजिट करना है, बिगिनिंग में कि एंडिंग में। अगर कुछ नहीं बोलेगा हमेशा एंडिंग यानी कि एन्युटी रेगुलर मानेंगे, एन्युटी रेगुलर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, हर बार बोल रहे हैं हम इसीलिए। अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू पता है 3137.12 हम लोग को मिलेगा, ए 100 रुपीज, 1 प्लस आई है 4.5%। अभी हमें एन निकालना है, पहला ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर हमें एन निकालने का बात हुआ है। अब ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो ये हो गया 1.045। 3137.12 डिवाइडेड बाई कर देते हैं यहाँ पर, अच्छा डिवाइड बाद में करेंगे, 100 से पहले ये लिख लेते हैं, 100 ये जैसा है 1.045 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4.5%। ठीक है, अब ऐसा कर सकते हैं 3137.12 ये इधर ट्रांसफर कर लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 4.5%। देखो 100 डिवाइडेड बाई 4.5% कितना आ गया,
अच्छा ये ना इतना ज्यादा पॉइंट में आ रहा है तो ये प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि 2 ऐसा आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होगा। एक काम करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.5% डिवाइडेड बाय 100, ये ठीक रहेगा। और ये इधर बचा 1.045 होल टू द पावर n माइनस 1। अब चेक करते हैं इसमें कितना आएगा। 3137.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5%, तो ये आ रहा है 1.411704 इक्वल टू 1.045 होल टू द पावर n माइनस 1। अब ये 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +1 हो गया, तो 2.411704 इक्वल टू 1.045 होल टू द पावर n। अब हमें ये चेक करना है कि 1.045 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा। तो कैसे चेक करेंगे, कैलकुलेटर में 1.045 को मल्टीप्लाई करो। देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 में 1.9 आया है। देखते हैं 15 में 1 पॉइंट, हमें 2.4 लाना है। 15 16 17 18 19 20, ये देखो 20 में आया 2.4117, ये आ जा रहा है 2.4117। ठीक है, 04 की जगह 14 आ रहा है, वो छोड़ो, अभी इतने सारे डेटा है, मतलब n का वैल्यू 20 में लगभग एक ही जैसा आंसर आ रहा है, मतलब 2.411 इतना आ रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या 20 हमारे पास ऑप्शन है। एक तो बोला है 25, ये तो नहीं होगा। एक 22, इसको भी छोड़ो। 20 ईयर्स अप्रोक्स और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर देंगे 20 ईयर्स अप्रोक्स। अप्रोक्स इसीलिए हो रहा है, देखो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, मतलब 20 ईयर्स एंड कुछ टाइम पीरियड और हो सकता है, तो 20 ईयर्स अप्रोक्स यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन के साथ देख के मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8th नंबर का देखो इसके बाद। A company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest 5% per annum by annual installment of 1,000 each. The number of years by which the debt will be clear. कंपनी ने 10,000 लोन लिया है, तो 10,000 क्या है ये बताओ। 10,000 आज के डेट पे लोन लिया है, 5% करके इंटरेस्ट के साथ ये लोन रीपे करना पड़ेगा। और इसमें क्या बताया है, बोल रहा है कि यहाँ पर एनुअल इंस्टॉलमेंट है 1000 करके, तो मुझे एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है इसे क्या बोला जाएगा। बोला एनुअल इंस्टॉलमेंट 1000 को हम लोग क्या बोल के डिनोट करेंगे, ये हम लोग का क्या है। बोलो, जो 1000 इंस्टॉलमेंट है ये हम लोग का क्या है। 1000 जो इंस्टॉलमेंट है ये हम लोग का क्या होगा, क्या कंसीडर होगा। 1000 को हम लोग क्या बोलेंगे, हर बार जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वही तो एन्युटी है। 1000 करके एन्युटी है। ठीक है, 1000 करके एन्युटी है। अब यहाँ पर बोला है कंपनी ने बोरो किया है 10,000। ठीक है, तो 10,000 बोरो किया है, तो ये अभी बोरो किया है, इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब 1000 करके जो है हर बार इंस्टॉलमेंट देना है, कितने साल के लिए देना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करके देना है। 10,000 हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू जो है उस पे बोरो किया हुआ है। अब नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट है 5% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, फॉर्मूला a बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अगेन हमें यहाँ नहीं बोला है कि 1000 कब पे करना है, बिगिनिंग या एंडिंग, तो फिर से वही एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। 10,000 हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू है। ए हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, नहीं ए दिया हुआ है 1000, टाइम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आई है 5%, और ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू द पावर n। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके जगह जो मैंने शॉर्टकट सिखाया है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू a इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो a कितना है 1000 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू है हम लोगों का
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकालेंगे ना, तो 5% करके n ईयर्स, n यहाँ पर मिसिंग है, हमें नहीं पता n कितना है, n का फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10,000 पता है, ठीक है, और ये 1000 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5% कॉमा n, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 10,000 बाई 1000 करने से 3 हट गया 10 इक्वल टू 5% कॉमा n। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, 5% को चेक करते हैं जितने फैक्टर में ये जो है हमें कितना बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करके हम लोग चेक करेंगे कितना बार मल्टीप्लाई करना है, कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, देखते हैं इस प्रोसेस में आंसर आएगा कि हमें फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। तो 5% मतलब क्या हो जाएगा, पहले यहाँ मेमोरी से सारी चीजों को हटाते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल इक्वल, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेमोरी प्लस करना है। अब ऑप्शन देखेंगे, देखो ऑप्शन में क्या क्या है, 14.2 है, 10 है, 12 है, मतलब हम लोग 10 तक ट्राई करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोगों को 12 ट्राई करना है, फिर 14 ट्राई करना है। तो कोई भी हम लोग ऑप्शन ए अगर होगा आंसर ऐसा मान के करते हैं तो 14.2 तक ट्राई करेंगे, 14.2 तो नहीं कर पाएंगे, 14 तक ही कर पाएंगे। तो ये हो गया मेमोरी प्लस, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब करते हैं मेमोरी रिकॉल, 9.89 आया है, 14 करने पे 9.89, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मतलब एक्चुअली यहाँ पर 5% को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा, मतलब डिस्काउंटिंग करने से, वही तो निकालना है। तो अगर हम 14 टाइम्स कर रहे हैं तो मेरा आंसर आ रहा है n इक्वल टू 14 में मेरा आंसर आ रहा है 9.89। तो इसका मतलब और एक बार करने से 10 आ जाता, एक बार करने से शायद 10 से ज्यादा आएगा, इसीलिए मेरा आंसर होना चाहिए 14.2, यानी 10 12 से तो आएगा नहीं, कंफर्म है। तो 14 से तो आ ही जा रहा है आसपास, तो नन ऑफ दिस नहीं देना है, हम लोग क्या आंसर देंगे 14.2, यानी ऑप्शन ए 14.2 हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है, अगर तुम लोग फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो, कैसे हो जाएगा उसमें हम लोग का ऐसे होगा, यहाँ पर है 10,000 इक्वल टू 1000 बाई 5%, 1000 डिवाइडेड बाई 5%, तो ये आ गया आंसर 20,000, और यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.05 होल टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा, अब ये 20,000 इधर डिवाइड हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 20, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। अच्छा, अब ये 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 करने से 0.2 आएगा, शायद 0.5 आएगा, 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। अब ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 0.5 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, दिख रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये हो गया माइनस 0.5 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 होल टू दी पावर n, दोनों साइड से माइनस माइनस हटा दो, अब मल्टीप्लाई करो इसके साथ इसको, 0.5 इंटू 1.05 होल टू दी पावर n इक्वल टू 1, तो 1.05 होल टू दी पावर n इक्वल टू 1 बाई 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आया 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1.05 होल टू दी पावर n इक्वल टू कितना आ गया 2। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि n का वैल्यू कितना होगा, 1.05 को मल्टीप्लाई करके देखना है कितने बार में 2 आ रहा है, तो 14 टाइम्स में आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चेक करते हैं 14 में कितना आ रहा है, 1.97 आ रहा है, तो हम लिखते हैं n इक्वल टू 14 में आ रहा है 1.9799, और अगर 15 कर देते हैं तो वो क्रॉस कर जा रहा है 2 को, 2.07, लेकिन हमें 2 चाहिए, मतलब हमें 1.99 से 2, ये इतना चाहिए, 2 से ज्यादा तो नहीं चाहिए, मतलब 14.2, इसका मतलब 14 से थोड़ा ज्यादा होगा तभी तो 1.9 को क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब 14.2 हम लोग का आंसर होगा। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें इतना टाइम लगेगा, जबकि अगर हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं तो इसमें जल्दी हो जाएगा। इसमें कैसे चेक करना है, डिस्काउंटिंग कर दो, ठीक है, 5% का डिस्काउंटिंग करो और चेक करो कितने बार में हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, ऐसे मतलब
कैसे सब समझ में आएगा कि 5 बार करे 10 बार? तो ऑप्शन रहेगा ना, तो ये पहला ऑप्शन से चेक करो 14.2, तो 14.2 तो नहीं कर सकते, 14 टाइम्स करके देखो, अगर 14 टाइम्स में आसपास आंसर आ जा रहा है तो ठीक है, तो उसी से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर नहीं आएगा तो फिर 10 से चेक करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो फिर 12 से चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, बट फॉर्मूले में टाइम लगेगा, विदाउट फॉर्मूला जल्दी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Mr. X borrowed 5,120 at 12.5% per annum compound interest। बोरो किया है, बोरो करने का मतलब है आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। देखो मैंने लिखवाया भी था तुम लोगों को, हमेशा लोन अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को बताता है। बैंक में जाके लोन लोगे तो आज जो पैसा मिला वो आज के वैल्यू के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिला है। 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है। एट द एंड ऑफ 3 years द मनी वाज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट एक्रूड। 3 year के एंड में सारे पैसे हमें रिटर्न कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लेकिन हमें पूछा है इंटरेस्ट कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टर एक्स बोरोड 5120 at 12.5% per annum compound interest at the end of 3 years the money was repaid along with interest। पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देना है, मतलब 3 years के बाद क्या रिटर्न करना है, 5120 प्लस इंटरेस्ट हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में एक बार भी नहीं बोला है कि हम लोगों को हर मंथ हर ईयर कुछ पे करना है, पे ईच ईयर, ये लोन का रीपेमेंट में पे ईच पीरियड कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब वन टाइम लोन है, ये ले लो 3 साल बाद ऐसे रिटर्न कर दो, तो इसका मतलब ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया। ये देखो सिंगल कैश फ्लो, ये हम रटवा नहीं सकते, तुम लोग को समझना पड़ेगा पढ़ के कि क्या बोला है। देखो कहीं पर भी बाकी जितने भी क्वेश्चन देखोगे अभी तक किया, हर जगह पे बोला होगा, देखो यहाँ पर क्या क्या लैंग्वेज रहता है, देखो हम बताते हैं। देखो लैंग्वेज देखने से समझ में आएगा, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं, एक तो बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, पहला वाला एन्युटी बोल दिया था तो नो कंफ्यूजन, उसके बाद भी एन्युटी बोला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर देखो 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी एन्युटी बता रहा है जब भी इक्वल इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो सेम अमाउंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। उसके बाद वाला तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, उसके बाद एन्युटी बता दिया था। उसके बाद 6 नंबर में भी एन्युटी बताया, 7th में भी एन्युटी बताया, 8th नंबर में बताया है देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हर बार एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल पे करते जाना है, तो फिर से एन्युटी का बात आ गया, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें बोला है कि इतना पैसा लेना है और 3 साल के बाद ये रीपे कर देना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये क्या निकालेंगे हम लोग, ये टोटल फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग को पता है एन्युटी का फॉर्मूला, सॉरी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बताया a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, जहां पर a का मतलब फ्यूचर वैल्यू, p का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। अब यहाँ पर फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, फ्यूचर वैल्यू नहीं पता निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पता है 5120, 1 प्लस आई का मतलब 12.5%, हाफ का मतलब 0.5 होल टू दी पावर 3, कैलकुलेट करते हैं। 12.5 divided by 100 plus 1, 3 times 2 3 into 5120, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 7290। हम लोग को ये नहीं पूछा है कि ये एक्चुअली हमें क्या पूछा है, इंटरेस्ट कितना है, तो ये तो फ्यूचर वैल्यू इतना पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितना पे किया हम लोगों ने, इंटरेस्ट हो जाएगा 7290 माइनस 5120, 2170 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखते हैं इसका आंसर, ये रहा यहाँ पर 2170, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाए। अब 10th नंबर देखो क्या बोला है,
Mr. Paul borrow 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum annual installment of 2,000 each. यानी एनुइटी का बात हो रहा है. एनुइटी में हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए पे करते जाते हैं. द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ द डेट टू बी पेड ऑफ. कितने साल ऐसे पे करने से इनका लोन जो है वो पे हो जाएगा, मतलब लोन पे ऑफ हो जाएगा, रीपे हो जाएगा, जो बोल सकते हो. 10th इन्होंने बोरो किया है. कितना बोरो किया है? 20,000, मतलब आज का वैल्यू. आज 20,000 बोरो किया है. क्वेश्चन में पूछा है कितने टाइम के बाद ये अपना लोन रीपे कर देंगे. अगर 2,000 करके इंस्टॉलमेंट भरते हैं और इंटरेस्ट रेट बता रखा है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और नंबर ऑफ इयर्स कितने साल बाद ये अमाउंट रीपे हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग के पास क्या वैल्यू रेडी है? प्रेजेंट वैल्यू. तो हमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना चाहिए. अब 2,000 कब पे करना है? बिगिनिंग में कि एंड ऑफ द पीरियड? नहीं बोला है. एन्युइटी रेगुलर, एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला ये. अच्छा, अब इस पे कैलकुलेशन में यहाँ लिखेंगे 20,000. ए 2,000 है, आई 5% है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू दी पावर n. ठीक है, और ये भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर करके भी कर सकते हैं. हम दोनों तरीके से बता देते हैं. 2,000 डिवाइडेड बाई 5%, ये निकल के आता है 40,000. तो 20,000 इक्वल टू 40,000, और ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n. तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 0.5, ये इधर डिवाइड हो जाएगा. तो ये 0.5 आ गया. इधर कर लेते हैं. 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n. अब ये 1 इधर आ जाएगा, -1, तो ये हो गया माइनस 0.5 ही होगा. ठीक है, ये 1 इधर आ जाएगा. एक काम करते हैं, हम लिख ही देते, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा. -1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n. तो 0.5 अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. ये पीछे ही करना पड़ेगा इसके बाद. देखते हैं यहाँ अगर हो जाता है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं. ऐसा एक क्वेश्चन तो किया हम लोगों ने. 1.05 होल टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1, 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ गया 2. 1.05 होल टू दी पावर n इक्वल टू 2. अभी अभी इस पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था. 1.05 होल टू दी पावर n और 2 होने से कितने से आंसर आएगा? तो 14.2, क्योंकि पहले से किया हुआ है तो हम यहाँ से देख के लिख देते हैं. 14.2 आंसर आएगा. ये सेम कैलकुलेशन हो गया. देखो 14.2 आंसर आएगा, ऑप्शन में होना चाहिए, ये रहा डी, ऑप्शन डी. ठीक है, 14.2 से आंसर आएगा. और ये सेम तरीके से हो जाएगा इसमें भी, ऐसे करके. ठीक है, 5% करके इंटरेस्ट बोला है, और कितने टाइम पीरियड के लिए वो हमें नहीं पता, और अमाउंट है इधर 10,000 और इधर 1,000 था. ये देखो कैलकुलेट अगर करेंगे तो कैसे होगा हम बता देते हैं. अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू वैनिटी फैक्टर से करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा. प्रेजेंट यहाँ पर एन्युइटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 20,000, एन्युइटी जो है वो है 2,000, एन्युइटी फैक्टर जो है 5% करके n टाइम्स का निकलेगा. अब ये 2,000 से डिवाइड हो जाएगा. 20,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 5% कॉमा n, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10. और अभी अभी मैंने निकाल के दिखाया कि 5% कंपाउंड डिस्काउंटिंग में 10 कैसे आता है 14.2 टाइम्स में. तो ये सेम क्वेश्चन हो गया. 14.2 इसमें भी आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी. कैसे भी करो आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा. अब तुम लोग का चॉइस है कि तुम लोग कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करके करोगे या फॉर्मूला लिख के करोगे. ठीक है, तो हम तो रेफर करेंगे कि तुम लोग कैलकुलेटर वाला ही करो. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसमें क्या बोला है. बोल रहा है ए पर्सन इन्वेस्ट
500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब देखो यहाँ क्लियरली बता दिया है 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में कर रहा है। और तो इसका मतलब पहला बात है हर साल करता है तो एन्युटी है, ठीक है। क्यों एन्युटी है? एन्युटी का फीचर्स क्या है? एन्युटी का फीचर्स है एक सेम अमाउंट हमेशा रीपे या रिसिप्ट होना चाहिए, तो सेम अमाउंट हो गया 500, ठीक है। अच्छा, अब कब होता है? एंड ऑफ ईयर, ठीक है। एंड ऑफ ईयर में होता है, हर साल होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितने टाइम पीरियड के लिए होगा वो भी बता दिया होगा। देखो, विथ ए बैंक विच पेज इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year after he has made his yearly investment for 12th time। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगे, बोल रहा है कि इनके अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 year बाद, आफ्टर 1 year, ठीक है। मतलब 12th टाइम डिपॉजिट करने के बाद ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम, ठीक है। 12th टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद मतलब 500 करके 12 टाइम पे होने के 1 साल बाद इनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, ये बोला है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम का इनका डिपॉजिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितना करके 500 एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये क्वेश्चन में ना हर एक बात क्लियर कट बता दिया है कि एन्युटी में कैसे डिपॉजिट हो रहा है। तो देखो हम यहाँ पर लिख के ही दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कब डिपॉजिट हो रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके पहले मैंने जो भी ड्रॉ किया है देखोगे ये सर्कल के ऊपर लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई किया ही नहीं है एंड में है कि बिगिनिंग में है। तो अगर नहीं करता है तो हमेशा एजम्पशन यही लेना होता है कि एंड में किया जा रहा है, ठीक है। तो 500 करके हम लोग को डिपॉजिट करना है। अब बोला है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10% करके इंटरेस्ट मिलता है, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम इन्वेस्टमेंट करने के 1 साल बाद यहाँ पर पूछ रहा है इनके अकाउंट में कितना पैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 12th टाइम मतलब जो है 12 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनके अकाउंट में यहाँ कितना पैसा आएगा, पहले ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा एन्युटी का। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर्मूला A डिवाइडेड बाई I, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है जैसे हम लिखवा रहे थे 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब आई इसके नीचे लिखो या यहाँ लिखो, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो एन्युटी कितना है? 500 करके डिपॉजिट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो 12th टाइम 12 बार कर रहे हैं, ठीक है। 12 साल तक किया यानी 12th टाइम, क्योंकि बोला भी है 12th टाइम इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो 12th टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद अकाउंट में कितना पैसा आता है वो पहले देख लेते हैं, 10%। तो ये कितना हो जाएगा चेक करते हैं। 10 divided by 100 plus 1 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 divided by 10% into 500। तो 10,000 फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 10,692.14 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर अमाउंट बन जाता है 10,692.14। अब बोल रहा है 12th टाइम इन्वेस्टमेंट के 1 ईयर बाद अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, यही बोला है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 year इक्वल टू 10,692.14 तो होगा ही होगा। और ये पैसे को अगर हम लोग और 1 साल रख देते हैं तो कितना अमाउंट होगा? तो इस पे और 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब तो एन्युटी नहीं चल रहा है, एन्युटी तो हम लोग को 12th टाइम ही करने बोला है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है अगर हम लोग उस पैसे को रख देते हैं 1 साल बाद निकालते हैं तो हमें और 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,692.14 पे हमें 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये इंटू 10% और 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वैल्यू कितना बन जाएगा देखते हैं। इस पे 10% इंटू 10%,
1069.14 प्लस 1069.21 ऐड करते हैं। 1069.2.14 प्लस 1069.21 11,761.35 ठीक है। 11,761.36 है, 35 ठीक है अप्रोक्सीमेशन के वजह से, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 1 ईयर आफ्टर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 टाइम, ऐसे एन्युटी चल रहा था। अब और एन्युटी नहीं है कि हम लोग 500 डिपॉजिट कर रहे हैं, बोल रहे ये पैसा अगर रह रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, और तो इंटरेस्ट कुछ अलग से बोला नहीं है कि इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम लोग 1 साल इस पैसे को रख देते तो इस पे हमें 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वही मैंने कैलकुलेट किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका लैंग्वेज ही जो है अलग है, ठीक है। यहाँ पर बोला द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके बाद 12th और 13, तो देखो 12th नंबर में क्या बोला है। 12th नंबर में बोला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 5,000 पर एनम, बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एनुइटी कितना है 5,000 पर एनम, यानी एनुइटी पर ईयर 5,000 करके हो रहा है फॉर 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड भी बता दिया है। इंटरेस्ट मिलेगा 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। इस प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मतलब इस 5,000 जो एनुइटी है इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। 12 ईयर्स के लिए हम लोग 5,000 करके डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। अब कब डिपॉजिट करें हमें नहीं बताया, तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि एंड ऑफ द पीरियड में कर रहे हैं, हम लोग को नहीं बता रहा है कितना, तो 12,000 करके करेंगे। इसका प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या होगा, फॉर्मूला होता है ये वाला, और मैंने शॉर्टकट भी कैलकुलेटर वाला बता दिया है। तो ये यहाँ पर 12,000 एन्युटी है, इंटरेस्ट हो रहा है 4% कंपाउंड 12 ईयर्स के लिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, एन्युटी है 12,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकालना है 4% करके 12 ईयर्स का। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ही आंसर आ जाएगा। अगर हम लोगों का कुछ मेमोरी में है उसको हटा दिया मैंने। 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, जब भी हमें बोलेगा कि प्रेजेंट वैल्यू तो हमें डिस्काउंटिंग करना है, डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.35 ऐसे आ रहा है। 12,000 इंटू, हम एक बार लिख लेते हैं, बाद में ये लिख इसीलिए रहे हैं ताकि तुम लोग कभी भी क्वेश्चन देखो तो अगर कैलकुलेट करके गलत आ रहा है तो ये हिंट से समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। इंटू 12,000 आंसर आता है 1 लाख, यहाँ पर 1,12,620 आ गया। एक मिनट, ए इंटू पीवीएफ, ए कितना है 12,000 ही तो है। अच्छा देखते हैं ऑप्शन 12th नंबर का, मेरा तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब कैलकुलेशन गलत हो गया होगा। ठीक है देख लेते, कोई बात नहीं, शायद मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हटाते हैं इसे मेमोरी से, कैलकुलेशन गलत हुआ है, ठीक है फिर से कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.04, डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9.38 यही तो आ रहा है, 9.38 आ रहा है इंटू 12,000। 1,12,000। ये ऐसा क्यों आ जाए? शायद मैंने गलत डेटा लिखा है। 5,000 12,009 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं, ये 5,000 है, मैंने 12,000 लिख लिया, क्यों पता नहीं, शायद दूसरे किसी क्वेश्चन का मिला के लिख लिया। ये 5,000 होगा तब आंसर ठीक आएगा। हाँ, ये इसीलिए पता नहीं मैंने 12,000 कहाँ से लिख डाला। ये 5,000 होगा, अब ठीक होगा। 5,000, इसीलिए मेरा इतना ज्यादा आ जा रहा है। वही बोले, सारी चीज तो सही है। 5,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने अमाउंट दूसरे किसी क्वेश्चन का लिख लिया या क्या किया पता नहीं। 5,000 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, ये मेमोरी में तो है ही। 5,000 इंटू मेमोरी प्लस कर लेते हैं, 5,000 इंटू मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 46,925। अब देखते हैं ऐसा कोई आंसर था कि नहीं। 46,925। 46, हाँ, 925.40 आ रहा है। ठीक है, ये अमाउंट ही गलत लिखा है इसलिए। 46,925 डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 46,925 ही आएगा। यहाँ इंट्स के लिए लिख दिया है। ये वाला कैसे निकलेगा, ये पूरे चीजों का कैलकुलेशन करने से ये वाला डेटा निकलेगा। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 13 का। ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड, किसी को फंड बनाना है, टू बी इन्वेस्टेड एट 10% करेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर। मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट के लिए फंड बनाना है। ठीक है, अब कितना कितना डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करना है 300 एवरी ईयर, मतलब पर एनम 300 करके डिपॉजिट करते जाना है। ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मूला बता दिया है, लेकिन हम क्वेश्चन बताते हैं। तो फंड क्रिएट करना है, इन्वेस्ट, और फंड का पैसा फंड में नहीं जमा रखना है, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देना है, जब जरूरत पड़ेगा वहां से खर्चा करेंगे। तो 300 करके डिपॉजिट करना है, और बोल रहा है कि 10% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। प्राइस के लिए फंड क्रिएट किया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एनुइटी बता रहा है ऑब्वियसली कि 300 एवरी ईयर करके डिपॉजिट करना है। इंटरेस्ट बताया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे इंटरेस्ट के साथ एनुइटी का कोई मतलब नहीं है। एनुइटी में 4 फीचर्स जो है वो मैच होने चाहिए। एक तो है कि सेम अमाउंट, ठीक है, और रेगुलर इंटरवल में डिपॉजिट होना चाहिए, तो एवरी ईयर हो रहा है। ठीक है, और एक टाइम पीरियड होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो डिपॉजिट या रिसिप्ट या पेमेंट होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है कि ये फंड कितने दिन तक बनाना है, वो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है। ठीक है, तो ऐसा अगर हमें क्वेश्चन दे, इसको बोला जाता है परपिचुइटी का क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक को बोला जाता है परपिचुइटी। हम दिखाते हैं, यहाँ पर होगा शायद परपिचुइटी। परपिचुइटी का मतलब है कि जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, परपिचुअल पीरियड के लिए जो चलेगा, मतलब ये फंड कब बनेगा, कब तक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बनता ही जाएगा, जब तक जरूरत पड़ेगा बनता जाएगा। प्राइस फंड, इसका कोई अलग, मतलब इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। ये देखो, परपिचुइटी इज एन एन्युइटी, ये भी एन्युइटी है, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड के लिए पेमेंट या रिसिप्ट होगा, एक रेगुलर इंटरवल में होगा, लेकिन टाइम नहीं रहेगा। इन विच द पीरियडिक पेमेंट्स और रिसिप्ट बिगिन ऑन ए फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इनडेफिनेटली और परपिचुअली। ठीक है, तो हम लोग इसे बोलेंगे कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, जिसको हम लोग इनडेफिनाइट पीरियड के लिए बनाते हैं, इसे बोला जाता है परपिचुइटी। और परपिचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, परपिचुइटी का फॉर्मूला यहाँ पर जो दे रखा है उतना ही याद रखना काफी है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबसे आसान फॉर्मूला है V इक्वल टू ए बाई आई। ये देखो, यहाँ बता भी दिया इसीलिए। ठीक है, V इक्वल टू ए बाई आई। अब एग्जाम में बताएगा नहीं, लेकिन परपिचुइटी पढ़ के समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, एनुइटी ही होगा, मिसिंग रहेगा कितने टाइम पीरियड के लिए ये एनुइटी कंटिन्यू होगा। तो V इक्वल टू ए बाई आई, ये होता है परपिचुइटी का फॉर्मूला, जहां पर A मतलब एनुइटी, सेम कंसेप्ट में, तो 300, और I का मतलब इंटरेस्ट रेट, जो कि है हम लोग का 10%। तो डिवाइड करने से जितना आएगा। अच्छा, अब ये भी निकला, क्या भी निकला, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर हम लोग 300 कर
करते जाएंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगा 3000, लेकिन ये कब तक चलेगा ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला भी निकालेंगे, भी निकालने के लिए बोला है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हो जाएगा। परपीचुइटी का बस यही एक लौता फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है, तो इसको याद रखो, ठीक है। ये हो गया परपीचुइटी का फॉर्मूला। परपीचुइटी का मतलब जस्ट लाइक एन्युइटी, टाइम पीरियड इज मिसिंग, टाइम पीरियड इज अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है, टाइम पीरियड का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का 13 नंबर कंप्लीट हो गया। और जैसे कि मैंने बोला 4D भी हम लोग कर लेंगे, उसमें बस 4 या 5 ही क्वेश्चन है। 4D वाला ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर एन्युइटी भी है एज वेल एज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारी चीज का मिक्सड अप है। तो ठीक है, देखो 4D का पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है ए दे दिया है, ठीक है, आर दे दिया है, टी दे दिया है, पी निकालने के लिए बोला है। तो पी मतलब ये एन्युइटी का फॉर्मूला नहीं है, देखो, क्योंकि पी मतलब नॉर्मली हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है। देखो पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू से भी हो सकता है। अब देखो ये जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन का पैटर्न, ये सिंपल इंटरेस्ट को भी कनेक्ट कर सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कर सकता है, एन्युइटी को भी कर सकता है। हम लोग को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा किससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पी निकालने के लिए बोला, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू, जो भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने जैसे बोला तुम लोग को चेक करके देखना पड़ेगा किसका क्वेश्चन है। अगर हम लोग एक बार जो है इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में करके देखते हैं होता है कि नहीं। P इक्वल टू 1 + I होल टू दी पावर n। तो A का मतलब है 5200, P कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई है आर है 5%, ठीक है। और टाइम पीरियड है हम लोगों का, टी जो है 6 years बोल रखा है। तो ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना। 5% मतलब 5 / 100 + 1, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6, ये जितना भी आ रहा है इसको मेमोरी प्लस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को आंसर कैसे निकालना है, आंसर ऐसे निकालना पड़ेगा, 5200 डिवाइडेड बाई 1 + 5% होल टू दी पावर 6। तो ये निकल गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5200 डिवाइडेड बाई ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर में ये डेटा हटाना पड़ेगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मेमोरी प्लस कर देंगे और लिखेंगे 5200, फिर डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3880। अब देखते हैं मैच हुआ या नहीं हुआ। 3880.3, 3880.3 मतलब ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एन्युइटी का क्वेश्चन नहीं था, ये हम लोगों का कंपाउंड। देखो मुझे पता था तो मैंने करवा दिया, ये बात सही है। लेकिन तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे, चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सारे जो डेटा है ये हमें हर एक चीज के साथ मैच करवा रहा है ना। देखो हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में पी हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है पी इंटू आर इंटू टी करके, ठीक है। और ए कैसे निकलता है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट करके। तो P कैसे निकलेगा, A माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब A बता दिया है 5200, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग निकाले तो कैसे निकाले, क्योंकि P तो मिसिंग है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ इक्वेशन बना के निकलेगा, नहीं निकलेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन इससे चेक करके देखना पड़ेगा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। मतलब ये हो गया, देखो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 100, 5% मतलब 0.3। हम दिखा देते सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होगा। तो ये हो गया 0.3 पी। अब ये इधर आ जाएगा तो 1.3 पी हो गया 5200। अब चेक करते हैं 5200 डिवाइडेड बाई 1.3 क्या आंसर आ रहा है, 4000 आ रहा है। ऑप्शन में 4000 है नहीं, इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का नहीं होगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करेंगे, फिर एन्युइटी, ऐसे करके चेक करना चाहिए। जो सबसे आसान है वो पहले चेक करना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट से आंसर तो आ रहा है पी का, बट ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों को नेक्स्ट किसी ऑप्शन में जाना चाहिए। तो एन्युइटी सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट से देखो, तो उससे आंसर आ गया और आगे देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड, कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है,
इफ P 1000 N 4 R 5%, देन आप देखो इसमें बोल दिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, कंफर्म ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। और ये एन्युइटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए के लिए कुछ भी नहीं बताया है, P बता दिया है और N और R कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A इक्वल टू P इंटू 1+I होल टू दी पावर N। P है 1000 गिवन है क्वेश्चन में, 1 + 5%, N है 4। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अभी तो हम लोग ए निकाल रहे हैं, पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले ए निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा। 234 इंटू 1000, 1215.51 ले लेते हैं, 06 है। अब इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट का मतलब ए माइनस पी, ठीक है। तो 1215.51 माइनस 1000, तो 215.51 आएगा मेरे यहाँ पर माइनस के हिसाब से। देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, 215.50 बोल रहा है, मतलब उन लोगों ने जीरो ही रखा है इस डेटा को, इसीलिए ठीक है। वो तो हम लोग ऑप्शन देके मैच कर लेंगे, अब कभी 1 कर रहा है राउंड में, कभी नहीं कर रहा है, हमें नियरेस्ट आंसर लेना है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या बोला है देखो, द टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी विल बी डबल पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने टाइम में कुछ एक अमाउंट डबल हो जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, यहाँ पर अमाउंट डबल हो जाएगा, तो अगर आज P है तो कल 2P हो जाएगा, कितने टाइम में होगा पूछ रहा है। अगर 2P हो जाता है और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 5%। N, अच्छा ये PP दोनों साइड से चला जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 1.05 का N, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर N। तो N को कितने बार मल्टीप्लाई करने से, सॉरी 1.05 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, चेक करते हैं। तो ये 14.2 होगा, अभी अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ये डिजिट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो हर एक जगह पे ये यूज हो रहा है, चेक करके देख लो फिर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चेक करते हैं, ये देखो 14 में आया, 14 में आ रहा है 1.97, मतलब लगभग 2 के आसपास, 1.9799, और अगर 15 कर देंगे ना तो 2 क्रॉस कर जाएगा, देखो 2 क्रॉस कर गया, 2.07, 2.0789 ऐसे हो गया। इसका मतलब 14 से 15 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 14.2, ऑप्शन सी, ठीक है, 14.2 ईयर। अच्छा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, देख सकते हो 10 तो होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, 14 या नन ऑफ दिस। तो मैंने क्या बोला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जब तक हमारे पास ऑप्शंस रहेगा नियरेस्ट आंसर का वो हम लोग देंगे, और हो भी रहा है नन ऑफ दिस, जब कुछ भी नहीं मैच होगा तभी नन ऑफ दिस हमें आंसर देना है। 4th नंबर का देखते हैं क्या बोला है, ए 10,000 इन 18 ईयर्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पी पूछ रहा है, चलो क्लियरली बता दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो 4th नंबर पे लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1+I होल टू दी पावर N। बता दिया है सारा डेटा, ए है 10,000, पी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, आई का मतलब है 4% और एन का मतलब है 18 ईयर्स। चेक करते हैं कितना आंसर आएगा, तो P कैसे निकालेंगे, P हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1+4% होल टू दी पावर 18। तो चेक करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, पता नहीं एक गलत हो गया क्या, देखते हैं। तो मेमोरी प्लस कर लेते हैं, और 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू 5133, लगता है एक गलत हो, मुझे लगा कि शायद मैंने गलत पूछ लिया, हाँ गलत तो हुआ, आंसर नहीं मैच हुआ।
शायद कैलकुलेट करते हुए गलत हो गया। ठीक है, 4 फिर से कर लेते हैं। 1 18 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना आना चाहिए? अच्छा, मेमोरी प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 4936। हाँ देखो ऑप्शन है 4936.30, 4936.28 आ रहा है, नियरेस्ट आंसर आ जा रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं 4936.28। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, और इसका कितना आंसर आया वो हम एक बार लिखवा देते हैं, कभी भी क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा। 2.025, नहीं तो बाद में ना समझ में नहीं आता है कि कितने से डिवाइड हुआ। 2.0258 लिख दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, अभी लिख दिया, कभी भी चेक करोगे तो पता चलेगा कितना डिजिट आना चाहिए। अगर गलत आ रहा है तो चेक कर पाएंगे कितना आना चाहिए। फिफ्थ नंबर का देखो, द टाइम बाई विच ए सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा इट सेल्फ 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ना कोई एन्युटी है, कुछ भी नहीं है, तो 3 गुना हो जाएगा, तो 3p हो जाएगा। p3 पर एनम कितने टाइम के बाद? तो 3p/p इक्वल टू 1.08 होल टू द पावर n, तो 3 इक्वल टू 1.08 होल टू द पावर n। अब 1.08 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में आ गया 3.1, चलो 15 में आ जाएगा 3.172, और 14 में कितना आया था? 14 में स्टेप्स तो नहीं दिख रहा है, 14 में कितना आया था? एक मिनट देखते हैं यहाँ पर हम लोग का ऑप्शंस क्या है। फिफ्थ नंबर में 14 पॉइंट, अच्छा हम लोग का ना 15 कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए नहीं है, देखो हम बताते हैं। हम लोग का 3 क्रॉस करके चला गया, तो 14 में 3 से कम हुआ होगा जरूर। ठीक है, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब लिख लेते हैं 2.93, 2.937। ठीक है, तो 14 से 15 के बीच का वैल्यू होना चाहिए। देखते हैं 14 से 15 के बीच में क्या है। 14 है, 12 है, नन ऑफ दिस है 14.28, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कंफर्म नहीं होगा। अब ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला है, नन ऑफ दिस में हम लोग तब टिक करेंगे जब नियरेस्ट आंसर नहीं मिलेगा। 14.28 नियरेस्ट आंसर हो रहा है, मतलब ये 14 और 15 के बीच में कितना है, 14.28 से हमारा आंसर आ जाएगा। 6 नंबर, और इससे अगर कंफर्म करना है, मैंने जो डर्टी पावर सॉल्व करना सिखाया था उससे भी कंफर्म करके देख सकते हो। अच्छा, 6 नंबर में द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अब क्वेश्चन बोल ही रहा है एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 80 रुपीज का एन्युटी है, ए इयर्स फॉर 20 इयर्स एट 5% पर एनम। ईयरली 80 रुपीज का एन्युटी है, 20 इयर्स के लिए चलाना है 5% पर एनम करके, उसका प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं बोला है, तो एन्युटी रेगुलर ए, ए मतलब 80, आई मतलब 5%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5%, 20 ईयर्स के लिए ये चलेगा। तो इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। और इसका अलावा जो ऑप्शन है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, वो भी बताते हैं। ये रहा एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ये कैसे निकलता है? ए हो गया 80, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 5%, 20 टाइम्स के लिए, मतलब 20 ईयर्स के लिए। तो निकालते हैं, 5 divided by 100 plus 1 divide plus 1 by 5 divided by 100, कुछ मेमोरी में चला गया। 5 divided by 100 plus 1 1.05, डिवाइड इक्वल, एक बार 20 टाइम्स करना है, 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. मेमोरी रिकॉल 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 12.4622, 80 इंटू 12.46221 ऐसे आ रहा है, इंटू 80 लिखते हैं, देखते कितना आता है। 996.9, 996.97। चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हम लोग के पास। 997, हाँ, तो अप्रोक्सीमेट 997, 996.9 है तो 997 अप्रोक्स बोल ही सकते हैं, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। और अगर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम लोग का कैसे आंसर आएगा, 80 इंटू यही वाला वैल्यू आ जाएगा 12.46, ठीक है, 12.46। ये कैसे आएगा, ये पूरे डेटा को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला तो हो गया। 7th और 8th दो ही बाकी है। 7th नंबर वाला देखो क्या बोल रहे हैं, ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन पेमेंट किया है एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स। मतलब घर खरीदने के पहले एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है और बाकी अमाउंट का लोन मिल जाता है। तो डाउन पेमेंट हुआ है 20,000 और बाकी अमाउंट 4,000 करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर दिया जा रहा है 25 साल के लिए। इसका मतलब ये लोन का अमाउंट का ईएमआई हो गया, ठीक है। अब ये ईएमआई नहीं है, मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है कैश डाउन प्राइस कितना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें एन्युटी हो रहा है, ये जो हम लोग पे कर रहे हैं लोन का अमाउंट, ये एन्युटी हो गया और ये हम लोगों ने कैश डाउन किया। हम लोग को बोल रहा है कैश डाउन प्राइस बताओ, मतलब अगर हम लोग ये पूरे कैश में खरीद लेते तो हमारा क्या प्राइस होता, ठीक है। कैश डाउन प्राइस का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग कैश में खरीद पाते तो हम लोग का कितना ये कॉस्ट होता। तो ये देखो, कैश डाउन प्राइस इक्वल टू क्या होगा, डाउन पेमेंट जो हम लोगों ने किया वो तो कैश में लेते तो भी करना पड़ता, प्लस जो लोन लिया वो लोन अमाउंट। जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो एक हम लोग का 33 लाख का घर, ठीक है, जिसमें 10 लाख हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 23 लाख, ठीक है। अब हम लोग लोन कितने का लेने जाएंगे, 23 लाख का लेने जाएंगे, तो कैश डाउन प्राइस कितना हो जाएगा, डाउन पेमेंट, ये है डाउन पेमेंट, ठीक है, और ये क्या है, ये है लोन अमाउंट, ठीक है। अब ये लोन को जब रीपे करेंगे तो इस पे इंटरेस्ट लग के जो है ईएमआई बनता है, ठीक है। तो कैश डाउन प्राइस कैसे मिलता है, डाउन पेमेंट प्लस लोन अमाउंट, जितने का हम लोगों ने लोन लिया, कितने का लोन लेंगे, जो पे नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि लोन का जो ईएमआई है, मतलब ईवाईआई है, इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट जो है वो बता दिया है 4,000 करके। तो अगर हमें पता करना है कि अगर हम लोग लोन नहीं लेते तो हमारा कितना होता, मतलब क्या पता करना पड़ेगा, हम लोग को पता करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू पता करना पड़ेगा, कैसे, ये देखो क्वेश्चन में बताया डाउन पेमेंट कर दिया है हम लोगों ने 20,000, ठीक है, और बाकी कैसे पे कर रहे हैं 4,000 करके 25 इयर्स के लिए पे करते जाना है, हर बार 4,000 करके, ठीक है, 4,000। तो ये 4,000 का आज के डेट का वैल्यू पता करेंगे तभी ना लोन अमाउंट पता चलेगा। तो वही वाला मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उस पर इंटरेस्ट का इफेक्ट भी हट जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं। तो एन्युटी है 4,000, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है क्वेश्चन में, और 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू द पावर 25। अब ये भी कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग का आसान सा तरीका है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकाल के। एन्युटी है 4,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 5% करके 25 इयर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 4,000 का, ठीक है। 25 साल में 4,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेमोरी से पहले हटाते हैं। अच्छा, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल इक्वल, मेमोरी प्लस 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आई होप कि सही हुआ हो। मेमोरी रिकॉल इतना आ रहा है 4000 इंटू लिख लेते हैं 14.093 ऐसे आ रहा है इंटू 4000। अच्छा कितना आ गया 56,375 लिखते हैं। 56,375 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी हम लोग का वही आ जाएगा 56,375। और ये पूरा कैलकुलेट करने पे ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अच्छा तो हम लोग को पूछा है कि कैश प्राइस क्या होगा, तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा, कैश डाउन प्राइस हो जाएगा 20,000, मतलब जो डाउन पेमेंट था प्लस 56,375 जो हम लोग 4,000 करके ईएमआई पे कर रहे हैं वो तो इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं। जब हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं इंटरेस्ट एलिमिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग ये पैसा हमारे पास होता तो ये अमाउंट हम लोग पे कर देते, इतने का लोन लिया है और ये लोन को हम लोग 4,000 करके, देखो 4,000 करके 25 ईयर्स के लिए पे करेंगे, यानी 1 लाख रुपीज तक हम लोग पे करेंगे। ठीक है, जबकि इसका आज के डेट का वैल्यू है 25 ईयर्स भी, मतलब आज जिस अमाउंट का वैल्यू है 56,375 आफ्टर 25 ईयर्स 5% इंटरेस्ट के साथ वो बन जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 76,375। चेक करते हैं ऑप्शन टैली हो रहा है कि नहीं। 76,375.50 मैंने पॉइंट रखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन सी से मैच हो जा रहा है। पॉइंट का मैंने रखा नहीं है, अगर पॉइंट रखोगे तो शायद 0.50 मिल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये लास्ट है, ये बता देते हैं क्योंकि फिर ये वाला खत्म होकर एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट होगा और एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 8th देखो क्या बोला है, ए मैन परचेज ए हाउस वैल्यूड 3 लाख, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब डाउन पेमेंट पे किया है 2 लाख, एग्रीड टू पे द बैलेंस विद 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आसान है। देखो इसमें बोल रहा है कि एक पर्सन ने घर खरीदा है, यहाँ पर परचेज किया है कितने का घर, 3 लाख, डाउन पेमेंट कर दिया है 2 लाख का, तो लोन लिया है 1 लाख का। देखो यही बोला है ना, ए पर्सन परचेज्ड ए हाउस वैल्यू 3 लाख, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस, यानी 1 लाख एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लेकिन इंटरेस्ट कैसे होगा, हाफ ईयरली 12% पर एनम देना है, लेकिन 6 मंथ्स के गैप में देना है, मतलब 6% करके हम लोगों को पे करते जाना है, ये पैटर्न है। ठीक है, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। कितने सारे इंस्टॉलमेंट होगा, एन बता दिया है हमें, एन बता दिया है 20 होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, परचेज करने के 6 मंथ्स बाद से जो है इंस्टॉलमेंट पे होना स्टार्ट हो रहा है। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताने के लिए बोल रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट यानी एन्युइटी, तो हमें ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब कितना करके हम लोग हर बार एन्युइटी का वैल्यू जो है देने वाले हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, एन्युइटी का ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर a कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, i 6% हो जाएगा, ये देखो 6% है। प्रेजेंट वैल्यू जो लोन का है यानी कि 1 लाख, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6% होल टू दी पावर 20। अब कैलकुलेट करने से a पता चल जाएगा। अब हम लोग अपना एन्युटी फैक्टर भी लगा के देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, ए कैलकुलेट करना पड़ेगा 6% करके 20 टाइम्स, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कर लेते तो 1 लाख इक्वल टू
A इंटू ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग A निकाल पाएंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाई जो वैल्यू निकल के आएगा, चेक करते कितना आएगा। 20 टाइम्स करना है, 6%। 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बोला था, हाँ 20 मेमोरी रिकॉल 11.46 ऐसा डेटा निकल के आ रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं 11.4699 11.4699 ये कुछ निकल के आएगा। अच्छा यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 लाख A इंटू 11.4699, तो A इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 11.4699। अब हम क्या करेंगे, इसको मेमोरी में डालेंगे। यहाँ से हटाते हैं, इसको मेमोरी में डाल लेते हैं। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 8718, देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। 8718 8718.4 यहाँ पर भी लिख लेते हैं 8718.4, चेक करते हैं 8718.45, हाँ आ रहा है 45, मतलब ऑप्शन ए 45 लिख लो। ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये एडिशनल, ये जो मिसलेनियस था ये काफी आसान था। ठीक है, हम लोग को यही पूछा था कि हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या है, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक पहले करेंगे, और उसके बाद हम लोग बाकी जो है एप्लीकेशन वो देखेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।